वर्चस्विनी मन में सोचने लग जाती है, आशिकी? कैसी आशिकी? ये मायाधारी किस बारे में बातें कर रही है? मायाधारी रज्जन की तरफ देखते हुए बड़े प्यार से कहती है, तू तो आशिकी निभा रहा है, पर क्या वो यक्षिणी तेरे साथ आशिकी निभा रही है? वो तो इतना कहकर मायाधारी अपने चेहरे पर चतुर मुस्कान लाती है और हंसने लग जाती है। मायाधारी की ये बात सुनकर रज्जन गुस्से से लाल हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे मायाधारी ने रज्जन की दुखती हुई नब्ज पर हाथ रख दिया हो। रज्जन गुस्से से उबलते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रख मायाधारी, वरना। इतना कहकर रज्जन चुप हो जाता है। मायाधारी तुरंत पूछती है, वरना क्या यक्ष? रज्जन कुल्हाड़ी को कसकर थामते हुए कहता है, वरना मैं तेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। रज्जन की बात सुनकर मायाधारी हंसने लग जाती है। क्या कहा तूने? तू मेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करेगा? कैसे यक्ष? रज्जन मायाधारी को कुल्हाड़ी दिखाते हुए कहता है, इसी कुल्हाड़ी से, ठीक उस तरह जिस तरह मैंने तेरा हाथ काटा है। मायाधारी फिर हंसने लग जाती है। मायाधारी अपने उल्टे हाथ से जमीन पर जो उसका सीधा हाथ कटा पड़ा हुआ था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है, यही हाथ काटा था ना तूने मेरा? रज्जन खामोश रहता है, उसे पलटकर कुछ नहीं कहता है। मायाधारी मन ही मन कोई सा मंत्र बड़बड़ाने लग जाती है। वो जैसे जैसे मंत्र बड़बड़ाई जा रही थी, उसकी कटी हुई हथेली जमीन पर से हवा में उठते जा रही थी। ये सब देखकर वर्चस्विनी और चार्ली तो दंग हुए ही थे, साथ में दीपा भी दंग रह गई थी। उसने भी ऐसा कुछ आज से पहले कभी नहीं देखा था। मायाधारी की हथेली जमीन पर से उठती है और वापस से उसकी कलाई से जाकर जुड़ने लग जाती है। ये सब देखकर रज्जन को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ देर में मायाधारी की हथेली उसके हाथ से पूरी तरह जुड़ जाती है। कोई कह ही नहीं सकता था कि मायाधारी की हथेली उसकी कलाई के पास से कभी कटी भी थी। मायाधारी फिर हंसते हुए कहती है, तो क्या कह रहा था तू? कि तू मेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करेगा? इतना कहकर मायाधारी फिर जोर जोर से हंसने लग जाती है। उसकी डरावनी हंसी गुफा के अंदर गूंजने लग गई थी। रज्जन कसकर कुल्हाड़ी को थामता है और उससे मायाधारी पर वार करने लग जाता है। रज्जन मायाधारी पर वार कर पाता उससे पहले ही मायाधारी फुर्ती के साथ मन ही मन कोई सा मंत्र पढ़ती है और उसे रज्जन के चेहरे पर तुरंत फूंक देती है। रज्जन जहां पर था वहीं पर रुक जाता है, एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं पाता है, ना ही मायाधारी पर कुल्हाड़ी से वार कर पाता है। मायाधारी हंसते हुए कहती है, तू क्या सोचकर यहाँ पर आया था यक्ष? यही कि इस मायाधारी को इस मामूली सी कुल्हाड़ी से मार देगा? मायाधारी जादूगरनी से लड़ने से पहले तुझे पता होना चाहिए था कि तू अब यक्ष नहीं है, तू एक मामूली इंसान है। तेरी शक्तियां तुझसे छीनी जा चुकी हैं और एक आम इंसान जादूगरनी का सामना नहीं कर सकता, वो उससे नहीं लड़ सकता है। रज्जन जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में खड़ा रहता है। मायाधारी गुस्से के साथ कहती है, तू मेरे टुकड़े टुकड़े करने वाला था? मैं तुझे अभी बताती हूँ शरीर के टुकड़े कैसे करते हैं। इतना कहकर मायाधारी फिर कोई सा मंत्र बड़बड़ाने लग जाती है। वर्चस्विनी घबरा जाती है। वो समझ जाती है कि वो रज्जन को नुकसान पहुंचाने वाली है। वर्चस्विनी नहीं चाहती थी कि रज्जन को मायाधारी कुछ नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो बिना अंजाम के सोचे मायाधारी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, नहीं, तू इसे कुछ नहीं करेगी, रुक जा मायाधारी। मायाधारी को गुस्सा आने लग जाता है। वो वर्चस्विनी को घूरते हुए कहती है, तू मेरा हाथ पकड़ती है? मायाधारी का? रुक जा, पहले मैं तुझे ही सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर मायाधारी तुरंत अपना हाथ वर्चस्विनी के सिर पर रख देती है और दोबारा मंत्र बड़बड़ाने लग जाती है। चार्ली डरते हुए मन ही मन सोचने लग जाता है, ये मायाधारी मैडम जी के साथ क्या कर रही है? तारा एकटक नजर से सब देखे जा रही थी। बच्ची होने के कारण वो भी घबरा गई थी। उसे अपनी शक्तियों का जरा सा भी एहसास नहीं था, जिस वजह से वो किसी की कोई मदद नहीं कर पा रही थी। रज्जन भी मूर्ति बनकर बस खड़ा हुआ था, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था। जैसे ही मंत्र पढ़कर खत्म होता है और मायाधारी वर्चस्विनी के सिर पर से अपना हाथ हटाती है, वर्चस्विनी अपनी सुध-बुध खो बैठती है। वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो, वो कहीं खो सी गई थी। ऐसा लग रहा था उसका दिमाग सुन्न पड़ गया हो। पर उसके हाथ पैर काम कर रहे थे, पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। चार्ली घबराते हुए कहता है,
ये क्या हो गया मैडम जी को? ये मायाधारी ने क्या कर दिया मैडम को? मायाधारी रज्जन की तरफ देखते हुए कहती है, अब तेरी बारी यक्ष। बड़ा आया था ना मेरे शरीर के टुकड़े करने वाला। मैं तुझे अभी बताती हूँ कि शरीर के टुकड़े कैसे किए जाते हैं। इतना कहकर मायाधारी फिर मंत्र पढ़ने लग जाती है। इस बार जब मायाधारी का मंत्र पढ़कर खत्म होता है तो वो रज्जन के ऊपर नहीं फूंकती है, बल्कि रज्जन के लेफ्ट साइड में फूंकती है। वो हिस्सा गुफा के चट्टान के नजदीक था और मायाधारी की फूंक सीधे चट्टान से जाकर टकराई थी। देखते ही देखते चट्टान के अंदर से बरगद के पेड़ की 9-10 मोटी मोटी जटाएं निकलने लग जाती हैं। ऐसा लग रहा था ये जटाएं उसी बरगद के पेड़ में से निकल कर आ रही हूँ जो पहाड़ी के नीचे लगा हुआ था, जिसे मायाधारी कुटुंब कहती थी। मायाधारी उन जटाओं को देखते हुए कहती है, कुटुंब, दिखा दो इस यक्ष को कि शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कैसे होते हैं। जैसे ही मायाधारी ये बात बोलती है, जटाओं में मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। वो जटाएं यहाँ से वहां हिलने लग गई थी। देखते ही देखते उन जटाओं में मोटे मोटे नुकीले कांटे निकलने लग जाते हैं। एक जटा रज्जन के हाथ पर जाकर लिपटती है, तो दूसरी जटा उसके पैर पर, तो तीसरी उसकी गर्दन पर। ऐसे ही एक एक करके हर एक जटा रज्जन के शरीर के हर हिस्से को पकड़ लेती है। जब वो जटाएं रज्जन के शरीर से कसकर लिपटती हैं, तो उसके कांटे भी रज्जन के शरीर के अंदर घुसने लग जाते हैं। रज्जन दर्द से कराहने लग जाता है। आह आह! ये मंजर देखकर चार्ली के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो जटाएं जिन साइड की चट्टानों में से निकलती थी, रज्जन के शरीर को खींचकर उसी चट्टान के पास ले जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उन जटाओं के कारण रज्जन का शरीर चट्टान से सीधे जाकर चिपक गया था। उसके दोनों हाथ पैर उसके आजू बाजू की स्थिति में थे। रज्जन लगातार दर्द से कराहे जा रहा था, पर अपनी जरा सी भी मदद नहीं कर पा रहा था। ना ही मायाधारी को उस पर दया आ रही थी, बल्कि उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था उसे बड़ा मजा आ रहा था रज्जन को ऐसे तड़पते देखते हुए। वो जटाएं जो रज्जन के शरीर के हर हिस्से को जकड़ी हुई थी, वो जटाएं एकदम धीरे धीरे कछुए की चाल से उसके शरीर में घुसने लग जाती हैं। जैसे जैसे वो घूम रही थी, रज्जन का मांस कटते जा रहा था। उसके मांस कटने के साथ ही उसके शरीर के हर हिस्से में से धीरे धीरे खून की धारा बहने लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मायाधारी रज्जन को उस दर्द का एहसास कराना चाहती थी, जो तब होता है जब शरीर के टुकड़े कटना शुरू होते हैं। रज्जन और कसकर दर्द से कराहने लग जाता है। उसके कराहने के कारण गुफा में उसकी आवाज गूंजने लग गई थी। तारा से दर्द भरी कराहने की आवाजें सही नहीं जा रही थी और वो तुरंत अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेती है। उसी वक्त मायाधारी की नजर तारा पर पड़ती है और वो बड़े प्यार से तारा को देखते हुए कहती है, डरो मत तारा बेटी, मैं तुम्हारी मम्मा, क्या नाम है इसका? हाँ, वर्चस्विनी। इसे नहीं मारूंगी। इसने तो मेरा काम और आसान कर दिया है, तुझे यहाँ मेरे ही इलाके में, मेरी ही गुफा में लाकर। अब मुझे तेरी शक्तियां लेने से कोई नहीं रोक सकता। पर तू चिंता मत कर, मैं तुझे मारने वाली नहीं, मारूंगी तो इस यक्ष को। आखिर उस यक्षिणी से मुझे पुराने हिसाब जो बराबर करने हैं। पहले मैं इसे मारूंगी, फिर तेरे अंदर की महाशक्ति लेने के बाद उस यक्षिणी को। इतना कहकर मायाधारी हंसने लग जाती है। तारा डरते हुए बस मायाधारी की सूरत देखते रहती है, कुछ नहीं कहती है। पर तारा की एक खास बात थी, और वो ये कि वो रोई नहीं थी। उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं था, जैसे उसे कुछ ज्ञात हो जो वो छुपा रही हो और किसी को बताना नहीं चाह रही हो। मायाधारी बड़े प्यार से तारा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, तुझे पता है तारा, तेरे अंदर एक शक्ति है। शक्ति नहीं, महाशक्ति। तुझे तो अभी उसका उपयोग करना भी नहीं आता है। बड़ी नादान है तू, इसलिए उस महाशक्ति की हकदार तू नहीं है, मैं हूं। मैं तुझसे आज वो शक्तियां छीन लूंगी ताकि उस यक्षिणी का अंत कर सकूं। और वैसे भी शक्तियां बच्चों के पास नहीं होनी चाहिए, वो बड़ों के पास होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं। इतना कहकर मायाधारी जोर जोर से हंसने लग जाती है। हंसते हुए ही मायाधारी तिरछी नजर से चार्ली की तरफ देखती है, जो बड़े सहमे और डरे हुए मन से उसी की तरफ देख रहा था। मायाधारी उसकी सूरत देखकर ही समझ जाती है कि चार्ली एक नंबर का डरपोक किस्म का आदमी है, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मायाधारी उस पर कुछ मंत्र नहीं फूंकती है,
उसे वर्चस्विनी के पास ही रहने देती है। मायाधारी भारी आवाज में अपनी सेविका दीपा को आवाज लगाती है। दीपा। दीपा 3-4 कदम आगे आते हुए कहती है, जी गुरु मां। मायाधारी दीपा को आदेश देते हुए कहती है, महाशक्ति ग्रहणम साधना की तैयारियां शुरू कर। मैं आज ही इस तारा के अंदर की महाशक्ति को ले लूंगी। दीपा खुश होते हुए कहती है, जी गुरु मां, मैं अभी तैयारियां शुरू कर देती हूँ। दीपा महाशक्ति ग्रहणम साधना की तैयारियां शुरू कर देती है और रज्जन वैसे ही तड़पते रहता है। जटाएं गोल गोल घूमकर उसके शरीर को धीरे धीरे काटते जा रही थी। चार्ली वर्चस्विनी के पास खड़ा हुआ था जो उसे संभाल रहा था। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में अभिमन्यु किचन के अंदर खाना बना रहा था। उसने गैस पर भिंडी की सब्जी चढ़ाई हुई थी जिसे वो बघार रहा था। इस वक्त वो किचन में अकेला था। वहां पर उसके अलावा कोई नहीं था। उसने अपने हाथ में चम्मच पकड़ा हुआ था और भिंडी को चला रहा था, पर चलाना छोड़कर वो किसी ख्याल में खो गया था। चम्मच उसने एक ही जगह पर पकड़कर रखी हुई थी। अभिमन्यु कल रात के उसके और युग के बीच यक्षिणी को लेकर जो हल्की सी अनबन हुई थी उसके बारे में सोच रहा था। सोचने में वो इतना खो गया था कि उसे इस चीज का एहसास ही नहीं था कि भिंडी की सब्जी जलने लग गई थी। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, मैं सही तो कर रहा हूं ना एक अस्त्र बनाकर। पता नहीं क्यों युग मेरे इस काम से नाराज है। पता नहीं उसके दिल में यक्षिणी के लिए इतनी मोहब्बत क्यों है। ये जानते हुए भी कि यक्षिणी से मोहब्बत करना मतलब अपनी मौत से मोहब्बत करना है। अचानक से अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशन और बदल जाते हैं। वो कुछ टेंशन में आ जाता है। मैंने सोचा था मैं युग को वो बात बता दूंगा, पर युग की हालत देखकर मुझे नहीं लगता युग को वो बात बताना ठीक होगा। एक तो वैसे ही मेरे और युग के बीच अनबन शुरू हो गई है। मैं नहीं चाहता कि वो बात जानकर हमारी दोस्ती के बीच और कड़वाहट पैदा हो। मैं युग को खो नहीं सकता। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अभिमन्यु यही सब सोचे जा रहा था। उसके दिमाग में जितने भी ख्याल आए थे वो यक्षिणी और युग से जुड़े हुए थे। अभिमन्यु ये सब सोच ही रहा था कि तभी किचन में डायना आ जाती है। डायना किचन में घुसते से ही कहती है, ये क्या कर रहे हो अभी? अभिमन्यु अकड़ते हुए कहता है, दिख नहीं रहा सब्जी बना रहा हूं। डायना कढ़ाई के अंदर देखते हुए कहती है, सब्जी बना रहे हो या जला रहे हो? तुम्हें स्मेल नहीं आ रही क्या? अभिमन्यु अपने आसपास स्मेल सूंघते हुए कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। इतना कहकर अभिमन्यु तुरंत चम्मच चलाने लग जाता है और कहता है, अच्छा हुआ तुम सही वक्त पर आ गई, वरना सब्जी जल जाती। डायना कुछ सोचते हुए अपनी लंबी सी चोटी पर हाथ फेरते हुए कहती है, मैं हमेशा सही वक्त पर आती हूँ अभी, और यही मेरे आने का सही वक्त था। मैं एकदम सही वक्त पर आई हूँ कहानी में। अभिमन्यु तुरंत पूछता है, क्या कहा तुमने? डायना बात को घुमाते हुए कहती है, कुछ भी तो नहीं। अभिमन्यु बात को पकड़ते हुए कहता है, नहीं, तुमने कुछ तो कहा है। तुम मुझे युग मत समझना डायना, जो बातों को अनसुना कर दे। मेरे कान बहुत चौकन्ने रहते हैं, इसलिए कभी भी जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। और ये एक बात बताओ, तुम मुझे जब से अभी अभी क्यों बोल रही हो? मेरा नाम अभी नहीं अभिमन्यु है। डायना अभिमन्यु के कड़क तेवर को देखते रहती है, कुछ जवाब नहीं देती है। उसे अभिमन्यु का यूं रूड होना बड़ा अच्छा लगा था। अभिमन्यु डायना के सामने अपने हाथ हिलाते हुए कहता है, हेलो मिस डायना, मैडम, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। ये आप मुझे बार बार अभी क्यों बोल रही हैं? डायना फिर अपनी चोटी पर हाथ फेरते हुए कहती है, हाँ पता है मुझे अभी, पर अभिमन्यु ना बड़ा ऑड लगता है, इसलिए मैंने सोचा प्यार से अभी ही बोल देती हूँ। छोटा भी है और स्वीट भी। अभिमन्यु गुस्से के साथ कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पुरानी चीजें ही पसंद है। अगर मैं तुम्हें डायना की जगह डायन बोलूंगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? डायना खुश होते हुए कहती है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तुम्हें पता है, मुझे ना माया नगरी में सब इसी नाम से पुकारा करते थे। जैसे ही डायना ये बात बोलती है अभिमन्यु शॉक्ड रह जाता है। उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो बड़ी हिम्मत करके पूछता है, क्या कहा? तब तुम्हें डायन बुलाते थे? डायना अपनी भवें ऊपर करते हुए कहती है, अब डायन हूं तो डायन ही बुलाएंगे ना। सदियों से है पुराना